गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजेएस एकेडमी पर। सभी छात्रों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं मैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। पढ़ने का रीजन सबसे बड़ा जानते हैं क्या है? कुछ हमारे कर्रा कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं जिनका कहना है जो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है। हालांकि मैंने कहा एकेडमिक और कंपटीशन अलग होता है। कंपटीशन की जो पीसीएस की तैयारी कर रही छात्राएं हैं और छात्र हैं, उन्होंने कहा सर जीव विज्ञान, तो मैंने कहा पुराने वीडियो भी देखिए आप लोग, कुछ मैंने बनाए रखे हैं। तो उसमें से एक छात्रा ने मुझसे बोला कि सर आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है चलो बनाते हैं। मैं तो परसों ही बना देता, लेकिन एक दो वीडियो दूसरे बनाने पड़ गए। आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरी तरह से आनुवंशिक रोगों पर। हमारा आज का चैप्टर होगा आनुवंशिक रोग। ठीक है, आनुवंशिक रोग पर हम लोग चर्चा करेंगे। आनुवंशिक रोग होते क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचते रहते हैं जीन के द्वारा, ठीक है ना, जिसके लिए गुणसूत्रों के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट हमारा बनता है जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरओ, टेट, पेट, सुपर टेट, जितने भी वनडे एग्जाम है यहाँ पे क्वेश्चन किए करे जाते हैं। और वनडे एग्जाम में तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देगा, भैया इसमें से कौन सा आनुवंशिक रोग है या नहीं है, या उसका कोई मेन फैक्ट पूछता है। लेकिन पीसीएस और आईएएस एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। कहने का मतलब क्या है? माता पिता द्वारा, ठीक है, माता पिता द्वारा बालकों में जाते हैं। या ऐसा भी होता है कुछ ऐसे जेनेटिक रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन तीसरी पीढ़ी में उसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, वो चौथी, पांचवी, छठवीं पीढ़ी में जाके उसके लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसे भी आनुवंशिक रोग होते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है? दूसरा पॉइंट बनता है यह होता कैसे है? दूसरा, यह डीएनए, जिसको डीएनए में गड़बड़ी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, इसके लिए डीएनए जिम्मेदार है। ठीक है, डीएनए की एक खास संरचना होती है, डीएनए जिम्मेदार है, और एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता, ये भी आईएमपी फैक्ट है। तो डीएनए में क्या होता है? अगर क्वेश्चन करें कि भाई आनुवंशिक रोग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए में गड़बड़ी होती है, उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। ठीक है, अभी कोरोना काल में क्या हो रहा था कि वायरस में अधिकतर आरएनए पाया जाता है, जैसे स्तनधारियों मनुष्यों में डीएनए होता है, तो उसमें क्या देखा जाता था? म्यूटेशन देखा गया। ठीक है, म्यूटेशन यानी एक प्रकार का बदलाव, वायरस में भी बदलाव होता है और उसी तरह से हमारे जो डीएनए उसमें भी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है। तो यह डीएनए में गड़बड़ी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण होता है। अच्छा, अब ये जो म्यूटेशन होता है, ये जो उत्परिवर्तन होता है, तीसरा फैक्ट देखें, उत्परिवर्तन केवल एक जीन, या कह सकते हैं हम कि सभी क्रोमोसोम में हो सकता है। ये जो अब देखिए ये वाला फैक्ट आईएमपी है, ये जो उत्परिवर्तन होता है, जो म्यूटेशन होता है, केवल एक जीन में हो सकता है, एक ही गुणसूत्र में हो सकता है, या मतलब कि सभी गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में हो सकते हैं। ये चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक रोग होते हैं जिसमें मान लीजिए कोई जैसे गुणसूत्र है, माता पिता से गुणसूत्र बच्चों में जाते हैं, तो माता पिता में अक्सर देखा जाता है क्या होता है? यक्स यानी लड़का, ठीक है, लड़की सॉरी, और यक्स वाई यानी लड़की। अब मान लीजिए इसमें ये जो हमारा गुणसूत्र है, ठीक है, अगर इस गुणसूत्र में यक्स वाई मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए एक यक्स बढ़ गया, तो हो गया ना, गुणसूत्र में एक की ज्यादा हो गई, या हो सकता है कहीं पे कमी हो जाए, तो इस
इस प्रकार की गड़बड़ी के कारण भी क्या होते हैं, रोग होते हैं और से आनुवंशिक रोग होते हैं। तो उत्परिवर्तन केवल एक जीन में हो सकता है या हो सकता है कि पूरा क्रोमोसोम पूरे गुणसूत्र में ही गड़बड़ी आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, चौथा फैक्ट, कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य गुणसूत्र करते हैं। गुणसूत्र में मौजूद डीएनए कब होता है, आईएमपी फैक्ट है, आनुवंशिक रोग का ये आईएमपी फैक्ट है। क्या कह रहा है, जो हमारे टिश्यूज सेल्स हैं, सॉरी यार, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो आपको ऑप्शन जाएगा डीएनए का होता है गुणसूत्र, ठीक है ना, डीएनए पर ही गुणसूत्र लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसी गुणसूत्र में विविधता या कोई प्रॉब्लम के कारण मेनली कहानी इधर से पकड़ी चाहे उधर से पकड़िए, जो डीएनए की बात जहां तक होती है तो डीएनए में ही मतलब डीएनए ही वाहक होते हैं, गुणसूत्रों के वाहक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए को या गुणसूत्रों को, इसीलिए गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है, पांचवा फैक्ट यहाँ पे जाता है कि गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, वंशागति का वाहक कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन करे कि भैया किसको वंशागति का वाहक कहा जाता है, तो अगर आपका ऑप्शन वहां पे गुणसूत्र है तो आप ऑप्शन गुणसूत्र को लगा करके चले आओगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब चलिए इसको मिटा करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्थान की भी कमी है और थोड़ा जूम करके वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि ठीक से दिखे। तो हमने देख लिया कि आनुवंशिक रोग होते क्या है, ठीक है ना, मेनली उसके लिए डीएनए ही जिम्मेदार है। और डीएनए क्योंकि जीन कर सकते हो आप या गुणसूत्र कर सकते हो या क्रोमोसोम, जो कुछ भी कहें, सब जो है डीएनए सबके लिए जिम्मेदार डीएनए ही होता है। कहने का मतलब क्या है, सबके साथ जुड़े हुए होते हैं, डीएनए के साथ सब जुड़े हुए होते हैं। अब देखते हैं रोग में सबसे पहला रोग देखें, अगर रोग की बात करें तो मान लीजिए एक रोग है आपका, पहला देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, अब देखिए इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में प्रॉब्लम आ जाती है। ये रोग जो होता है, पहली बात तो ये कि आपको याद करके रखना है, भैया कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है और गुणसूत्रों में प्रॉब्लम के कारण यह रोग होता है। कैसे होता है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इसमें XY गुणसूत्र, ठीक है ना भाई। चलिए या तो XX होना चाहिए था या तो XY होना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना, लेकिन अब ना तो XX रहा ना तो XY रहा, एक अतिरिक्त X आ गया, ठीक है। मेनली इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक अतिरिक्त Y आ गया, लेकिन एक अतिरिक्त Y नहीं कहेंगे क्योंकि लक्षणों के आधार पे इसका जो डिसीजन निकला है वह यह निकला है कि ये जो रोग होता है एक अतिरिक्त X के आने के कारण होता है। क्योंकि जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम लक्षण की बात करें, अतिरिक्त कौन हो जाता है, अगर आपसे पूछे कि अतिरिक्त कौन सा हो जाता है तो आपका ऑप्शन जाएगा X, ठीक है। आगे चले दूसरा फैक्ट, मतलब इसी में देखें कि इसके लक्षण क्या, मतलब लक्षण क्या देखते हैं, ठीक है। तो वृषण और जननांग छोटे, अविकसित, ठीक है। ये चीज देखी जाती है, शुक्राणु नहीं बनते, ठीक है। और इस प्रकार के पुरुषों में, पुरुष भी क्या कहे, ठीक है, इस प्रकार के लोगों में इसे देखा गया है कि स्त्रियों के समान स्तनों का विकास हो जाता है, ठीक है। और इसको एक इसीलिए स्त्रियों के समान स्तनों विकसित
मतलब स्त्रियों के समान विकसित स्तनों वाले पुरुष को क्या बोला जाता है? तो आपको एक भाषा, साइंटिफिक भाषा में इसको बोला गया गायनी को मास्टिया। ठीक है, तो यहां से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र कौन सा आ जाता है? यक्ष आ जाता है। ठीक है, अब इसी के कारण ऐसा प्रॉब्लम होते हैं। लक्षण क्या है? वृषण और जलनांग जो होते हैं अविकसित या छोटे होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोग क्या होंगे? नपुंसक होंगे। कैसे क्या होंगे? नपुंसक होंगे। ठीक है, शुक्राणु बनते ही नहीं है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि इनके स्तन जो स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? गायनोकेमिस्ट्रिया। अगर आपसे पूछे गायनोकेमिस्ट्रिया कौन होता है, तो आपका ऑप्शन देगा किस बीमारी में? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। दूसरी बीमारी देखें, फिनाइल कीटोनूरिया। कीटोनूरिया। ठीक है, देखिए ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? आनुवंशिक रोग है, जिसका वाहक माता पिता ही होते हैं। वाहक माता पिता होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो फिनाइल कीटोनूरिया सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि क्या है। सीधे से आपका ऑप्शन जाएगा भैया आनुवंशिक रोग है। और फिनाइल कीटोनूरिया का रीजन क्या होता है? इसमें जानते हैं होता क्या है? इसमें एक अम्ल होता है, फिनाइल एलिनीन जिसको बोलते हैं, सॉरी फिनाइल एलिनीन के जमाव से, ठीक है, यह रोग होता है। और यह रोग किसको होता है? बच्चों में होता है। ठीक है, बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे में होता है। और जो फिनाइल एलिनीन जो होता है, मतलब इसका आवश्यकता से अधिक संचय होता है शरीर में, तो ये रोग हो जाता है। अधिकतर से प्रभावित बच्चे होते हैं। और देखा क्या जाता है बच्चों में, मेन इसका लक्षण क्या होता है? अल्प बुद्धि। बच्चों की बुद्धि जो है विकसित नहीं हो पाती है, या जिसको आप कहते हो मंद बुद्धि। ठीक है, तो ये चीज यहां से आईएमपी है। ठीक है, अब देखिए ये जो फिनाइल एलिनीन है, इसका क्या होना चाहिए? इसका विखंडन होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए, उपापचय होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है, जम जाता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम बच्चों में आ जाती है। अब इसको जो है एक एंजाइम होता है फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब ये जो फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज नामक जो एंजाइम होता है, यह फिनाइल एलिनीन के क्या उपापचय के लिए जिम्मेदार होता है। अब यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ये फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज क्या है? एंजाइम है। ठीक है, क्या है? एंजाइम है। ठीक है ना, अब इसी में गड़बड़ी होती है। यही जो है, इसी का उत्पादन जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाता है कि वह फिनाइल एलिनीन को क्या करे? विखंडित कर सके। अब जब इसका विखंडन नहीं हो पाता है तो बच्चों में ये बीमारी हो जाती है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या करना है? फिनाइल कीटोनूरिया क्या कैसी बीमारी है? सीधे से ऑप्शन जाएगा आनुवंशिक बीमारी है। अब इसके लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो आपका ऑप्शन जाएगा फिनाइल एलिनीन अम्ल जिम्मेदार है। होता किससे है? किसको है? तो आपका ऑप्शन जाएगा बच्चों में होता है। इससे बच्चों में क्या हो जाता है? बच्चों में मेन जो लक्षण देखे जाते हैं अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि। बच्चों की बुद्धि सामान्य तरह से विकसित नहीं हो पाती जैसे अन्य बच्चों की होती है। ठीक है, और ये फिनाइल एलिनीन नामक अम्ल के उपापचय के लिए जिम्मेदार कौन है? फिनाइल। देखिए दोनों का नाम सेम ही है, बस इसमें हाइड्रोक्सिलेज जुड़ गया है। ये एंजाइम जिम्मेदार है। यही नहीं हो पाता है, इसी का उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है कि इसका उपापचय कर सके। तो दो चीजें क्लियर हो गई, तो दोनों को मिलाते हैं। अब तीसरा रोग देखते हैं, आनुवंशिक तीसरा रोग कौन सा है? तीसरा एक रोग है एरिथ्रो। तीसरा देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब देखिए ये वाली बीमारी भी बहुत ही आईएमपी है, एग्जाम में वाली बीमारी भी पूछी गई है। सबसे पहली बात तो ये कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है?
एक बीमारी है, ठीक है। इसके लिए ना तो जीवाणु जिम्मेदार है, ना तो विषाणु जिम्मेदार है, ना तो प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, ना तो किसी अन्य प्रकार का कोई मतलब जर्म जिम्मेदार है, ठीक है। इसके लिए क्या जिम्मेदार है, हमारे जीन जिम्मेदार है, गुणसूत्र जिम्मेदार है, ठीक है, डीएनए जिम्मेदार है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है ना। अब देखिए यह जो होता है यह आरएच तत्व से संबंधित रोग है, ठीक है। क्या, आरएच फैक्टर से संबंधित, आरएच माइनस फैक्टर से संबंधित, ठीक है। जैसे देखिए ब्लड की जब जांच की जाती है तो उसमें आरएच माइनस, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव करते हैं, उसकी जांच करी जाती है। उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ पिछले में कि ब्लड जांच करते समय सबसे पहले किसकी जांच की जाती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा आरएच माइनस फैक्टर की जांच करी जाती है। तो सीधे से एरिथ्रोब्लास्टोसिस किससे संबंधित रोग है, आरएच फैक्टर से संबंधित रोग है, ठीक है। इसका मेन क्या होता है, इसमें मेन क्या होता है कि इससे प्रभावित जो बच्चा होता है, ठीक है, इसका अगर इसको देखा जाए कि यह रोग केवल गर्भावस्था में, शिशुओं में जन्म से पहले होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। अब एक फैक्ट है उसका देखते हैं, इसके वैसे देखते हैं। अगर इस बीमारी से मतलब अगर इस बीमारी से ग्रसित, इस आनुवंशिक रोग से ग्रसित अगर जो बच्चा है, गर्भ में पल रहा है बच्चा है, अगर है तो होगा क्या, इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम एक ही निकलता है कि या तो इसका क्या होता है, या तो शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी, या जन्म के बाद, एक तय है। अब अगर क्वेश्चन करें कि भैया किस बीमारी में, किस बीमारी से ग्रसित बच्चे की मृत्यु गर्भ में या जन्म के बाद हो जाती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। कौन सा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस रोग से, या आरएच फैक्टर से संबंधित बीमारी कौन सी है, आनुवंशिक बीमारी, आपका ऑप्शन जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है। और यह गर्भावस्था में ही अपना असर दिखाती है। किसको होती है, शिशुओं को होती है। क्या होता है, जन्म से पहले ही, ठीक है, या तो गर्भस्थ शिशु की मृत्यु होगी या जन्म के बाद होगी। तो ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नामक रोग से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो फैक्ट और है। इसमें क्या होता है कि इसमें पिता आरएच प्लस होता है, प्लस, तथा माता आरएच माइनस होती है, ठीक है। आरएच प्लस होता है और माता हमेशा आरएच माइनस होती है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये जो बीमारी होती है, अधिकतर आनुवंशिक बीमारियों का वहां स्त्रियां होती है, लेकिन ये जो बीमारी है यह पिता से बच्चे में जाती है, ठीक है, पिता से बच्चे में जाती है। तो पिता यानी किससे, आरएच प्लस फैक्टर है, तो शिशु भी क्या होगा, आरएच प्लस होगा, ठीक है। यानी यह बीमारी माता, इसके लिए माता जिम्मेदार नहीं है, ये भी बहुत ही वीआईपी फैक्ट है। इसके लिए माता जिम्मेदार नहीं, इसके लिए पिता जिम्मेदार है, और आरएच तत्व संबंधित बीमारी है। और उस शिशु का जो ब्लड ग्रुप होगा कैसा होगा, आरएच प्लस होगा। क्या होगा, आरएच प्लस होगा। तो ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है, बहुत ही वीआईपी चीज है, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नामक रोग के बारे में हमने इतना जान लिया, आराम से आईएएस पीसीएस दे करके आप चले आओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम चौथी बीमारी देखें। एक बीमारी बहुत ही फेमस है, उसके ऊपर मूवी बन चुकी है, जिसका नाम था प्रोजेरिया, ठीक है, PROJERIA, प्रोजेरिया, जिसका नाम क्या था, प्रोजेरिया। देखिए इसमें क्या, एक मूवी आई थी पा, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करी थी, उसमें एक बच्चे की एक्टिंग करी थी, आप लोगों को याद होगा, जिसने भी देखा होगा, या नहीं देखा है तो देख लीजिए, अच्छी मूवी है। तो प्रोजेरिया एक बीमारी है, कैसी है, आनुवंशिक बीमारी है। इसका मेन लक्षण क्या होता है कि बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वह समय से पहले बुढ़ा हो जाता है। इसमें बालक समय से
पहले वृद्ध हो जाता है। ये बहुत ही मतलब दुर्लभ बीमारी है, बहुत कम केसेज में देखने को मिलती है और इसमें बच्चा जो है लगभग किशोरावस्था तक जाते किशोरावस्था तक, यानी माना जाता है कि लगभग किशोरावस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे बच्चों का मरना तय होता है, किशोरावस्था तक मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या अधिकतम 20 वर्ष तक, यानी कि 20 वर्ष तक ही अधिकतम जीवित रह पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, यानी 20 वर्ष में ही वह अपने एवरेज लाइफ को जी लेते हैं, जो इस समय का 75-80 साल जो भी चल रहा है, 60-65 जो भी। तो ये वाली बीमारी बहुत ही दुर्लभ है और इसको नाम क्या दिया गया है, प्रोजेरिया नाम दिया गया है। इसका एक और नाम है, उसको भी आपको याद करके रखना है कि इसको कहा गया जाता है, इसे एक और नाम दिया गया है, इसे हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है, सिंड्रोम भी कहा जाता है। आईएमपी, इसको आपको याद करके रखना, बहुत ही आईएमपी है फैक्ट। आपको प्रोजेरिया नाम की बीमारी से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे कि किस बीमारी में बच्चा जो है समय से बदल हो जाता है और उसकी मृत्यु किशोरावस्था तक या 20 वर्ष तक जाते हो जाती है, तो आपका ऑप्शन होगा प्रोजेरिया, ठीक है। और इसका एक अन्य नाम क्या है, हचिंसन, ठीक है, हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम इसी बीमारी का एक अन्य नाम है, ठीक है। चलिए अगली बीमारी चलते हैं। एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अब देखिए इसमें भी क्या होता है, डीएनए यानी डीएनए में गुणसूत्र लगे होते हैं, तो गुणसूत्र में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये चीज आपको याद करके रखनी है। इसमें क्या होता है, एक किस्मी जोड़ी के गुणसूत्र, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 2n + 1 बराबर 47, होना कितना चाहिए 46, लेकिन हो कितने जाते हैं 47 हो जाते हैं। तो ये भी जेनेटिक, गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र में मतलब है एक प्रकार की समस्या के कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। इसमें 21, ये वाली चीज आपको याद करके रखनी है, कौन सी, मतलब 23 जोड़ी होते हैं ना, तो किस जोड़ी के गुणसूत्र 2n + 1 बराबर 47 होते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2n + 1 बराबर 46 की जगह 47 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये वाली बीमारी हो जाती है। आगे देखते हैं, अब चूंकि 3 होते हैं ना, 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को ट्राइसोमिक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन किया गया है कि ट्राइसोमिक बीमारी, ट्राइसोमिक जो नाम है किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, ठीक है। किससे, डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, यानी 3 समजात, उधर ऊपर मैंने पढ़ा दिया है, 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को, ट्राइसोमिक आपको याद होना चाहिए। ट्राइसोमिक किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डाउन सिंड्रोम से संबंधित है ट्राइसोमिक, ठीक है। अब चूंकि थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, यहां पे हम इसको क्लियर करते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण देखते हैं, बालक में लक्षण क्या आएंगे अगर ये वाली बीमारी होती है तो। लक्षण, छोटा कद, मंद बुद्धि, ऐसे प्रभावित, मतलब इससे प्रभावित जो भी होता है उसका कद जो होता है कैसा होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा इससे प्रभावित लोगों का कद छोटा होता है, बुद्धि कैसी होती है, मंद होती है, और भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे ओंठ मोटे
ठूठदार होते हैं। ठीक है, इनका मतलब ओंठ कैसा होता है, मोटा होता है और ठूठदार होता है। तो डाउन सिंड्रोम में एक चीज आपको याद करके रखनी है कि किस जोड़ी के गुणसूत्र में प्रॉब्लम आती है। तो एक ऐसी जोड़ी के गुणसूत्र में प्रॉब्लम आती है और इसमें 2n + 1 = 47 हो जाता है। ठीक है, और 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को क्या कहा जाता है, ट्राइसोमिक कहा जाता है। ठीक है ना। इसका लक्षण क्या होता है, कद छोटा होता है, बुद्धिमंद होती है, ओठ मोटे और ठोठदार होते हैं। ठीक है, ये मेनली इस बीमारी के लक्षण में देखा गया है, डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, और इसको जो है, ठीक है, इसके कुछ लक्षण है जैसे कि आंखें जो होती हैं, आंखें तिरछी, त्वचा खुरदरी और पलके वलित। ठीक है, जो मंगोल होते हैं ना, उनकी आंखों की बनावट या संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की पलके वलित मंगोलों की तरह होती है, मंगोलों की तरह। इसलिए इसको जो है मंगोली जड़ता भी कहा जाता है, मंगोली जड़ता। अब ये आपका यहां से पूरा हो गया। इसको एक बार क्लियर करते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी जोड़ी के गुणसूत्र में प्रॉब्लम आती है, क्या हो जाते हैं, 3 की बजाय क्या हो जाते हैं, 2n + 1 = 47 हो जाते हैं। 3 समजात गुणसूत्रों के समूह को क्या कहते हैं, ट्राइसोमिक कहते हैं। याद रखना है क्योंकि आगे आप मोनोसोमिक और भी सोमिक पढ़ेंगे। तो ट्राइसोमिक डाउन सिंड्रोम। ठीक है, लक्षण क्या होता है, छोटा कद होता है, मंदबुद्धि होती है, ओठ मोटे ठूठदार होते हैं, आंखें तिरछी होती हैं, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी होती है, पलके वलित होती हैं, मंगोलों की तरह जो है, मतलब जिस प्रकार की मंगोलों की आंखें होती हैं जैसे देखी जाती है ना, वैसे ही। तो इसीलिए इस बीमारी को मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन करे कि मंगोली जड़ता किसको कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है। ठीक है ना, या इसको मंगोली सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसको मंगोली सिंड्रोम भी कहा जाता है, मंगोली सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर मंगोली सिंड्रोम की बात करें या डाउन सिंड्रोम की बात करें या मंगोली जड़ता की बात करें, तो आपका ऑप्शन यही पे जाएगा डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो और इसमें एक चीज और देखी जाती है कि अधिकतर जो है, मतलब किन बच्चों को होता है, अधिकतर देर से विवाह करने वाली, मतलब जो स्त्रियां होती हैं, उनके बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे 30 साल से अधिक, 30 साल यानी 30 वर्ष से अधिक की महिलाओं, 30 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं, उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, उन बच्चों में ये वाली प्रॉब्लम देखने को अधिकतर मिल सकती है। और अक्सर जो है ये वाली प्रॉब्लम 1000 बच्चे पर एक में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज, इतने फैक्ट आप लोग याद करके रखेंगे। प्रोजेरिया अलग चीज है, प्रोजेरिया नहीं है। डाउन सिंड्रोम से आप लोग इतनी चीजों को याद करके रखोगे, डाउन सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब आगे चले, अगली बीमारी देखें। एक बीमारी है, बहुत ही फेमस है, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया। तो पहली बात तो है कि थैलीसीमिया होता क्या, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया, थैलीसीमिया जो है किससे संबंधित है। सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा कि जेनेटिक यानी वंशानुक्रम से या वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, तो थैलीसीमिया क्या होता है या किसको होता है, तो ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, बच्चों में। ठीक है, बच्चों में, और ये रक्त विकार से संबंधित है। रक्त विकार मतलब किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित बीमारी है, और इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसके भी टाइप 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जैसे अगर एक की बात करें तो एक कहते हैं माइनर, पहला जो होता है माइनर होता है। माइनर का मतलब थोड़ा इसके लक्षण, थैलीसीमिया के लक्षण जो है कम आते हैं, तो उसको माइनर थैलीसीमिया बोला जाता है।
तो माइनर थैलेसीमिया किसको बोला जाता है, उसको जिसमें लक्षण कब आते हैं, ये बीमारी, ये वाला लक्षण कब आता है, जब माता या पिता में से कोई एक मतलब माता पिता में से किसी एक के गुणसूत्र क्षतिग्रस्त होते हैं। क्षतिग्रस्त का मतलब वही प्रॉब्लम होती है, ठीक। और एक थैलीसीमिया जो होता है दूसरा, इसको मेजर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि माता प्लस पिता दोनों के गुणसूत्र क्षतिग्रस्त होते हैं। क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त, मतलब प्रॉब्लम में होते हैं। तो थैलीसीमिया किनको होता है, पहले तो आपका ऑप्शन आएगा थैलीसीमिया है क्या, तो आपका ऑप्शन जाएगा आनुवंशिक रोग है। किसको होता है, आपका ऑप्शन जाएगा बच्चों में होता है, ठीक है ना। ये रक्त विकार से संबंधित रोग है, इसमें रक्त की भयंकर कमी हो जाती है बच्चों को, ठीक। दूसरी, थैलीसीमिया को दो भागों में बांटा गया है, एक लक्षण के आधार पे माइनर और मेजर। माइनर में क्या होता है, जब माता या पिता में से किसी एक के गुणसूत्र क्षतिग्रस्त होते हैं, मतलब माता या पिता में से किसी एक के गुणसूत्र से एक का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, किसके लिए, बच्चे में थैलीसीमिया के लक्षण जाने के लिए, तो उसको हम माइनर थैलीसीमिया कहते हैं। यानी इसके लक्षण जो होते हैं ज्यादा भयानक नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है मेजर होता है। मेजर कब थैलीसीमिया बच्चों को होता है, जब माता पिता के दोनों गुणसूत्र में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, यानी माता पिता दोनों के लक्षण उसमें साथ साथ जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि भयानक होगा ही। तो अगर माता पिता दोनों के गुणसूत्र क्षतिग्रस्त है तो मेजर थैलीसीमिया हो जाता है बच्चों को, ठीक है ना। यानी भयानक रक्त अल्पत्ता, बहुत ज्यादा रक्त की कमी, ठीक है। और तो इसी को थैलीसीमिया बोला जाता है, ठीक है। तो थैलीसीमिया, इसको आप कैंसर मत समझ लीजिएगा, ब्लड कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर अलग चीज होता है। तो थैलीसीमिया को हमने देख लिया, बस एक इतनी चीजें आपको इससे याद करके रखनी है, किसको होता है, बच्चों को होता है, ठीक है। एक आनुवंशिक बीमारी है आपकी टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है एबी टर्नर सिंड्रोम। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है टर्नर। पहली बात तो है कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या, सीधे ऑप्शन लगाइए कि आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या होता है, सीधे आनुवंशिक बीमारी है तो गुणसूत्र में या दूसरी भाषा में क्या है, डीएनए में म्यूटेशन, परिवर्तन या किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई होगी, तो इसीलिए ये बीमारी हुई होगी। अब टर्नर सिंड्रोम के लक्षण देखते हैं कि इसका मतलब इसमें क्या देखा जाता है। इस रोग में गुणसूत्र जिम्मेदार इसमें क्या होता है, जैसे देखिए एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY यानी कि एक यक्ष से ज्यादा आ जा रहा था, ये हो रहा था। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि एक गुणसूत्र जो है अनुपस्थित हो जा रहा है। एक गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र अनुपस्थित, और इनको मोनोसोमिक कहा जाता है। थोड़ा सा एक बार देख ले कि वीडियो देख रहा है नहीं सही से, क्योंकि मुझे पता नहीं, कभी कभी होता है वीडियो बंद हो जाता है, सॉरी। ठीक है, मतलब सही दिख रहा है, हालांकि प्रॉब्लम हो रही है। लक्षण हम इसका अगर देखें तो मतलब एक गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाता है। अब ये बताइए, अब अक्सर जो है अगर एक गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक टर्नर सिंड्रोम जो संबंधित है, एक किसको होता है, इससे जो है महिलाएं प्रभावित होती हैं। कौन,
महिलाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। होना चाहिए एक से एक, ठीक है ना। अब इसी यक्ष गुणसूत्र, ठीक है ना, एक यक्ष गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाए या एक यक्ष गुणसूत्र में प्रॉब्लम आ जाए, अनुपस्थित भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक यक्ष गुणसूत्र जो है क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए या मतलब किसी प्रकार की इसमें कमी हो जाए एक गुणसूत्र में, तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। वो वहां पे मैंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कहा था, ट्राइसोमी, सॉरी डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी, ठीक है। और एक ऐसी होती है मोनोसोमी, इनको क्या बोला जाता है, मोनोसोमी। वो किसको हो रहा था, बच्चों को हो रहा था। और टर्नर सिंड्रोम किसको हो रहा है, लड़कियों को हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, ठीक। तो ये वाली चीज इस पर देखिए। अच्छा, इससे प्रभावित जो मतलब महिलाएं होती हैं, उनका कद छोटा, ठीक है, कद छोटा। अगर हम थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे दोनों या तो यक्ष दोनों की उपस्थिति जरूरी होती है। अगर मान लीजिए एक यक्ष में कमी है या मान लीजिए अनुपस्थित हो गया, तो जो लैंगिक लक्षण आने चाहिए, लड़कियों के जो लक्षण आने चाहिए, वो लक्षण पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि जो जननांग होते हैं अविकसित होते हैं। जननांग क्या होते हैं, अविकसित, जननांग अविकसित हो जाते हैं। जननांग का मतलब जितने भी जननांग हैं, मतलब प्रजनन अंग हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। और ऐसी स्त्रियां भी क्या एक तरह से नपुंसक कह सकते हैं। नपुंसक तो पुरुषों के लिए शब्द प्रयोग होता है, मतलब इनके लिए एक शब्द बांझ का प्रयोग किया जाता है, जो कि वैसे अच्छा नहीं लगता है कहने में। तो एक प्रकार से इस प्रकार की स्त्रियों के जननांग जो है अविकसित होते हैं, ठीक है। या जब जननांग ही अविकसित होंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक। तो कई सारे लक्षण इसमें आते हैं, जैसे अब वहां तक हम चले आप समझ रहे होंगे, बस इतना आप जान लीजिए कि इसमें जो है ये जो जननांगों का विकास जो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। परिपक्वता जो आनी चाहिए, जो लैंगिक परिपक्वता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है, जिसके कारण ऐसी स्त्रियां ना अधिकतर क्या होती हैं, मतलब उनको बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, या होता भी है तो बहुत सारी दवाओं इलाजों के बाद होता है, या कोई किसी अन्य तरीके से, बहुत से आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है। तो इस प्रकार मतलब लैंगिक विकास नहीं हो पाता है इनका, ठीक है ना। तो लैंगिक विकास भी नहीं होता है और शारीरिक विकास में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक, शारीरिक विकास में भी प्रॉब्लम आती है। और एक स्त्रियों को होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक। तो टर्नर सिंड्रोम से इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है, ठीक। चलिए एक और है, उस पर हम जिक्र कर लेंगे, बस इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में हम जिक्र करेंगे इन बीमारियों के बारे में। एक होता है हैसिया कार एनीमिया। यहां पे देखा है मैंने, लोगों को गलती करते हैं, जैसे ही एनीमिया शब्द आ जाता है तुरंत जो है उसको दूसरे ढंग से ले लेते हैं। हैसिया कार एनीमिया, एनीमिया जो होता है वह मेनली जो है मतलब क्या बोलते हैं, आनुवंशिक नहीं होता है, या हो भी सकता है लेकिन मेनली नहीं होता है। लेकिन जो हैसिया का एनीमिया है, जिसको रक्त अल्पत्ता भी कहते हैं, ये जो होता है आनुवंशिक होता है, इसको आपको याद करके रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें जानते हैं, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है जिम्मेदार होता है किसके लिए, ऑक्सीजन के वाहन के लिए। किसके लिए, ऑक्सीजन के वाहन के वाहक के लिए, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। तो इसमें हीमोग्लोबिन की आकृति, जो आकृति होती है, विकृत हो जाती है। विकृत होकर के किस आकार की हो जाती है, हंसिया के आकार की। अरे जिससे लोग फसल की कटाई करते हैं उस प्रकार की हो जाती है। तो हंसिया, हीमोग्लोबिन की आकृति कैसी हो जाती है, विकृत होकर के हंसिया के आकार की हो जाती है, इसीलिए इसको हंसिया का एनीमिया कहा गया है। और जब इसकी आकृति विकृत हो जाएगी तो ऑक्सीजन वहन की क्षमता इसकी घट जाती है। क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन वहन की क्षमता, ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं,
एनीमिया कहते हैं। कौन सा एनीमिया? हैसिया का एनीमिया। ठीक है, तो इसके यही मेन लक्षण है, बस इतना याद करके रखना है कि इसमें किसकी आकृति विकृत होती है? हीमोग्लोबिन की आकृति। और किस मतलब पूछ दे कि निम्न में से किस रोग में हीमोग्लोबिन की आकृति विकृत होकर हैसिया हो जाती है, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा हैसिया एनीमिया। ठीक है ना, हैसिया एनीमिया कैसी बीमारी है, तो आपका ऑप्शन चल जाएगा भैया सीधे सीधे कि यह बीमारी जो है आनुवंशिक बीमारी है। एक बीमारी बहुत ही कॉमन है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सबको। क्या बोला जाता है? हीमोफीलिया जिसको बोलते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है ना, अब ये जो है महारानी विक्टोरिया से माना जाता है कि यह आया। ठीक है, इसमें क्या होता है? रक्त जो है चोट आग करने पर रक्त लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है ना, लगभग 24 घंटे तक भी रक्त बह सकता है और नहीं रुक सकता है, तो ऐसे आदमी की मृत्यु हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन करने में भी दिक्कत हो सकती है। और यह भी क्या होता है? हीमोफीलिया क्या होता है? आनुवंशिक बीमारी है। और हीमोफीलिया बीमारी का एक वैज्ञानिक है सैल्डन, इन्होंने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया इस बीमारी का। सैल्डन ने, किसने? सैल्डन। ठीक है, इसमें रक्त लगातार बहता रहता है, इसी को हीमोफीलिया कहते हैं। अमूमन रक्त जो होता है हम लोगों का 1 से मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर जम जाना चाहिए। और इसके लिए प्रोथ्राम्बिन नामक एक क्या प्रोटीन जिम्मेदार है, जिसका निर्माण हमारे कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया को भी देख लिया हमने। हीमोफीलिया क्या होता है और ये भी कैसी होती है? आनुवंशिक बीमारी होती है। और हीमोफीलिया में मेनली इसकी वाहक कौन होता है? तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा स्त्रियां होती हैं। इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं, यह स्त्रियों से ही जाता है, इसके वाहक पुरुष नहीं होते हैं। तो कुछ हमने देख लिया जेनेटिक बीमारियों को। अब एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें जेनेटिक बीमारी बता करके खत्म कर दिया जाएगा क्लास को। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए। लाइव क्लास चलाए हम आप लोगों के साथ, जुड़ने के बाद पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। अब 5 बीमारियां और बची हुई हैं, इनको हम अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।